हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर नीलम ज़ीरकपुर से। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक रीनल फेलियर और क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के बारे में। किडनी डिसीज़ को क्रॉनिक कब कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? क्रॉनिक डिसीज़ को तब कहा जाता है जब आपकी जो किडनी है वो धीरे धीरे करके काम करना कम कर देती है। मतलब ऐसा कोई भी कारण जिसकी वजह से आपकी किडनी के सेल्स, टिश्यूज, मसल्स किसी कारण से डैमेज हो रहे हैं और उसकी वजह से गुर्दों के काम पर असर आ रहा है, तो उसको क्रॉनिक किडनी डिसीज़ कहते हैं। जो किडनी है वो आपकी महीने भी लग सकते हैं ख़राब होने में और सालों भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है आपके कारण के ऊपर, आपकी जो बॉडी की हेल्थ कंडीशन है उसके ऊपर। नॉर्मली जो है किडनी पानी को बैलेंस करती है बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करती है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, टॉक्सिन्स है आपकी बॉडी से बाहर निकालती है, विटामिन डी को मेटाबोलाइज करती है, विटामिन डी को उस फॉर्म में कन्वर्ट करती है ताकि आपकी सेल्स और बॉडी उसको यूज़ कर पाए। एंडोक्राइन हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम कुछ हद तक किडनी करती है। ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने का काम किडनी करती है रेनिन एंजियोटेंसिन के मैकेनिज्म के द्वारा। ब्लड जो है आपका, रेड ब्लड सेल्स बॉडी में बनते हैं, वो फैक्टर है एरिथ्रोपोइटिन जो आपकी किडनी जो है रिलीज़ करती है, उसको बनाती है। तो जब ऐसे कारण जिसकी वजह से किडनी के स्ट्रक्चर पर, मतलब उसके शेप में, उसके आकार को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करती है, ख़राब करती है, और उसकी वजह से आपका जो गुर्दे हैं जो वो नॉर्मली जो काम करते हैं वो काम नहीं करते, तो ये आपका क्रॉनिक किडनी डिसीज़ या फिर कह सकते हो एंड स्टेज रीनल डिसीज़ की तरफ को आपकी किडनी चली जाती है। अब इसके जो है कारण, सबसे पहला जो और सबसे ज़्यादा कॉमन जो रीज़न्स हैं किडनी प्रॉब्लम होने की, वो तो है जैसे कि आपका बीपी है, शुगर। आज का जो सबसे कॉमन रीज़न है वो है आपका शुगर, फिर बीपी। 20 to 40% पेशेंट्स में जो किडनी प्रॉब्लम होती है वो बीपी और शुगर के कारण होती है। उसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कंजेनिटल या इनहेरिटेड होती है, मतलब फैमिली हिस्ट्री की वजह से आप में वो प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जिसमें बहुत सारे सिस्ट आपकी किडनी में बन जाते हैं और धीरे धीरे करके किडनी एनलार्ज होती है और उसके काम पर असर आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है एल्पोर्ट सिंड्रोम, ये भी एक कंजेनिटल प्रॉब्लम है किडनी की। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में जैसे किडनी में ब्लॉकेज, जो ब्लड सप्लाई आती है, जैसे आपकी रीनल आर्टरी है जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाए जिसके कारण जो है ब्लड किडनी में नहीं पहुंचेगा और फिर आपको धीरे धीरे करके किडनी जो है काम धीरे धीरे करके कम करेगी और उसकी वजह से किडनी जो है फेल हो सकती है। ऐसा आपको जैसे किडनी में जो फिल्टर्स हैं, किडनी का काम होता है फिल्टर करने का। अगर जो किडनी में फिल्टर है मोस्टली वो दो तरह के होते हैं। एक तरह से जैसे आपने देखा होगा, एक तो होता है ऊपर राउंड गोल कप टाइप और नीचे होती है उसके पाइप्स। जैसे हमारी किडनी में मान लो कि 2 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स हैं। अब जो नेफ्रॉन्स हैं जो फिल्टर करता है किडनी का, जो मेन जो फिल्टर करने का यूनिट है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ऊपर का एक तो राउंड शेप का कप होता है, कप टाइप, उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और नीचे ट्यूब्स होती है लंबी सी। जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें जो है सारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, वो जो है ब्लड को फिल्टर करने के लिए ब्लड जो लेता है वो ग्लोमेरुलस लेता है। फिर वो नीचे जो ट्यूब्स में जाता है, घूमता है, फिर वो उसको फिल्टर करता है। ये जो ट्यूब्स होती हैं ये आपकी कम से कम 65 किलोमीटर इतनी लंबी लेंथ होती है इनकी। तो आप सोचो कि अगर ये स्टार्टिंग में छोटे छोटे 1-1, 2-2 सेल्स डैमेज होंगे तो इसको डैमेज होने में कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते हैं किडनी को कम्प्लीटली डैमेज होने पे, क्योंकि इतनी लंबी ट्यूब्स होती है, इतने सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। तो अगर इसमें जैसे कि मैंने बताया था नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, प्रोटीन्यूरिया है, या कोई कारण से ग्लोमेरुलस या फिर ट्यूब्स पे अफेक्ट आता है उनकी फिल्टरिंग मेम्ब्रेन पे, किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी मेडिसिन्स की वजह से,
तो धीरे धीरे करके आपको जो है किडनी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जिसमें आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, जो आपके बॉडी के प्रोटीन्स है, वही फिल्टरिंग मेम्ब्रेन के ऊपर डिपॉजिट होने लगते हैं। इसमें एक है SLE, जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। और आपका जैसे अभी ब्लड वेसल्स है, वेन्स वेस्कुलाइटिस, अगर उसमें जो है सूजन होने लग जाए तो भी ऐसा होता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था, किडनी स्टोन्स हैं, स्टोन्स के लंबे टाइम से प्रेशर की वजह से किडनी की मसल्स डैमेज हो जाती हैं, या जैसे कैंसर्स है, कोई गांठ है, कोई ट्यूमर है, या जो पेशाब की नली है, पेशाब का रास्ता ब्लॉक हो गया जिसकी वजह से पेशाब गुर्दे में ही इकट्ठा हो जाता है, या फिर पेशाब की नली में जो होती है, पेशाब की नली ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से पेशाब जो है आपका अच्छे से निकलता नहीं किडनी से बाहर, और वो किडनी में इकट्ठा होकर फिर टॉक्सिक इफेक्ट करता है। जैसे पथरी फंस जाती है, गुर्दे में पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है। या एक पेशाब की थैली कंडीशन ऐसी भी होती है कि पेशाब की थैली जो है पेशाब को बाहर निकालने की जगह वापस ऊपर जो है पेशाब की नली में जाना शुरू हो जाता है, फिर वो ऊपर गुर्दे तक चला जाता है। तो ऐसी कंडीशंस को रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी कहा जाता है। तो इसकी वजह से भी आपकी किडनी पे डैमेज होता है। अब इन कारणों की वजह से जब आपकी किडनी डैमेज होती है या अफेक्टेड होती है तो उसकी वजह से शरीर पर क्या क्या लक्षण आते हैं या क्या असर पड़ता है। मोस्टली जो होता है, स्टार्टिंग में जो है लक्षण नहीं आते, पता नहीं चलता कि किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। अगर आप बाई चांस कोई टेस्ट करवाते हैं रूटीनली, या किसी और प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपको जो है किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। स्टार्टिंग में लक्षण नहीं आते क्योंकि किडनी खुद ब खुद उसको मैनेज करती है। तो क्या क्या असर शरीर के ऊपर पड़ते हैं इसकी वजह से? पहला होता है सूजन। सूजन शुरुआत में जो होती है जैसे पैरों पर या एंकल्स पर आती है, धीरे धीरे करके वो बाजुओं पर, और जब पानी जो है बहुत ज़्यादा रुकना शुरू हो जाता है, फिर छाती के आसपास भी पानी इकट्ठा हो जाता है, हार्ट के आसपास भी पानी इकट्ठा हो जाता है, और पेट में भी पानी भर जाता है। जैसे जैसे किडनी प्रॉब्लम बढ़ेगी वैसे वैसे पानी जो है ज़्यादा रुकेगा शरीर में, और स्वेलिंग एक पार्ट से दूसरे पार्ट में होना स्टार्ट हो जाती है। और पेशाब जो है आपको इसकी वजह से जैसे बार बार जाना पड़ेगा, या फिर एक बार में खुलकर पेशाब नहीं आता है, पेशाब करते समय दर्द होता है, पेशाब में जलन होती है। ये लक्षण सब पेशेंट में अलग अलग तरह से पाए जाते हैं। अब इसकी वजह से आपको क्या होगा, क्योंकि टॉक्सिक जो है आपके ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से बाहर निकलने चाहिए थे वही नहीं निकलते हैं, और जैसे पानी धीरे धीरे बढ़ता है तो इसकी वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी असर आता है। तो शुरुआत में जैसे पेशेंट को उल्टी आने का मन करता है, उल्टी आती भी है, कुछ पेशेंट्स को भूख नहीं लगती है, बिल्कुल भी भूख लगना बंद हो जाती है, और सुबह के टाइम तो जो है उल्टी आने का मन और उल्टी जो ज़्यादा आती है, और किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या किसी को बहुत ज़्यादा डायरिया, खाना जो है वो लंबे समय तक पेट में पड़ा रहता है। या फिर अगर बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज है किडनी की तो आगे जाके पेशेंट में, ऐसे पेशेंट्स में अल्सर्स भी हो जाते हैं, इंटेस्टाइन्स में अल्सर्स बन जाते हैं, पेप्टिक अल्सर। और है एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। पहला तो कि एरिथ्रोपोइटिन जो है किडनी बनाती है, लेकिन वो नहीं बना पा रही, इसकी वजह से ब्लड जो है कम बनता है। उसके बाद जब किडनी की प्रॉब्लम बढ़ती है तो धीरे धीरे करके जो रेड ब्लड सेल्स है उनका जो लाइफ स्पैन है, जो सर्वाइवल टाइम है, वो कम हो जाता है। जैसे नॉर्मली 120 दिन के बाद वो डेथ डिस्ट्रॉय होते हैं और नए बनते हैं, तो वो जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स पहले ही डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर थर्ड रीज़न ये होता है कि जो आपका आयरन है, क्योंकि टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से आपकी जो इंटेस्टाइन्स है उसकी एब्जॉर्प्शन पे जो है असर आना शुरू हो जाता है। जो आयरन आप खाते हैं डाइट में, वो आयरन आपकी आंत से एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। दूसरा, डाइट आपका जो है इतना कम हो जाता है कि उसकी वजह से आपको आयरन जो है डाइट में मिलता भी नहीं, मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो जाती है इसकी वजह से। इसमें आपकी जो है हड्डियाँ जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है या ऑस्टियोमैलेशिया बोला जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि विटामिन डी जो किडनी है वो विटामिन डी को मेटाबोलाइज करती है। अगर विटामिन डी बॉडी में होता है तो वो आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मतलब कैल्शियम आपका जो है तभी एब्जॉर्ब होगा अगर विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी
कम हो जाता है शरीर में, जिसकी वजह से कैल्शियम भी कम हो जाता है। तो कैल्शियम कम होने की वजह से आपकी हड्डियाँ वीक हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, और आपको इसी की वजह से जॉइंट्स में पेन भी रहना शुरू हो जाएगा। और फिर है किडनी पेशेंट जो होते हैं, उसमें 80 to 90% पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर ज़रूर होता है। ब्लड प्रेशर होने का रीज़न होता है कि आपका पानी जो है वो एक तो शरीर में रुकना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ब्लड वेसल्स पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा पड़ता है। और अगर यही ब्लड प्रेशर लंबे समय तक रहता है धीरे धीरे करके, तो फिर आपका जो है इसकी वजह से हार्ट पर इफेक्ट आ जाता है। और दूसरा कारण ये भी होता है कि यूरिया जो है बॉडी में बढ़ जाता है, क्रेटिनिन, और ये जो टॉक्सिक्स जो है आपके टॉक्सिन जो बॉडी में इकट्ठे हो रहे हैं, इसकी वजह से भी हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, और हार्ट जो है धीरे धीरे करके वीक होने लग जाता है। और दूसरा होता है फॉस्फेट भी ज़्यादा होने की वजह से आपके जो है किडनी की वजह से फॉस्फेट ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से हार्ट पर इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए पेशेंट में घबराहट भी होती है, या दिल की धड़कन एकदम जो है कम ज़्यादा भी हो जाती है, सांस भी चढ़ना शुरू हो जाता है। एक तो पानी की वजह से हो जाता है, दूसरा ये इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस की वजह से और हार्ट वीक होने की वजह से होता है। उसके बाद आपकी जैसे मसल्स, जो मांसपेशियां हैं, आपने देखा होगा कि पेशेंट में जो है हम कहते हैं जैसे मसल क्रैम्प्स, मतलब कि दर्द जैसे होता है मसल्स में, मांसपेशियां खींच रही हैं, ऐसे लगता है जैसे मांसपेशियां कोई पकड़ के खींच रहा है, या फिर थोड़ा सा सुनपन या झंझनाहट सी, या जैसे सुइयां से चुभती हैं, कीड़ियाँ से चलती हैं, ऐसा लगने लग जाता है पेशेंट को। ये भी आपके जो ब्लड में टॉक्सिन्स घूमने की वजह से होता है, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस की वजह से। क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सेल्स के अंदर बाहर टिश्यूज में हर जगह होती है। अगर इनके बैलेंस की वजह से ही जो है जो न्यूट्रिशन है, टॉक्सिक्स जो है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सेल से बाहर ब्लड में आता है, ब्लड से सेल्स और टिश्यूज में जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस होने की वजह से आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें ट्विचिंग और टिंगलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे आपने देखा वो पेशेंट होता है रात को कि टांगों में इतना ज़्यादा उनको दिक्कत होती है कि टांगें ज़ोर ज़ोर के हिलाते हैं और सो नहीं पाते हैं। किसी को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी कहा जाता है। किडनी पेशेंट में ये कॉमन सिम्टम होता है बहुत। किडनी के वीक होने की वजह से हार्मोनल लेवल पर भी असर पड़ता है। फीमेल्स में प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एमिनोरिया होता है, मेंसेस नहीं आते हैं, या किसी को मेंसेस आते हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। दूसरा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाता है, इसकी वजह से लॉस ऑफ लिबिडो और सेक्सुअल डिज़ायर ना होना, या फिर सेक्सुअल फंक्शंस जो है वो कम हो जाते हैं। और इसी की वजह से जो रहता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है इंसुलिन के ऊपर असर आता है। पेशेंट जो है इंसुलिन की क्वांटिटी ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है, शुगर जो है धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक जो है कम इंसुलिन से ही नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाती है। और जब टॉक्सिन्स आपके ब्लड में सर्कुलेट करते हैं तो इसका असर दिमाग पर भी पड़ता है। जब टॉक्सिन्स, वेस्ट प्रोडक्ट जो शरीर से बाहर निकलने चाहिए थे वो नहीं निकलते हैं, ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, तो वो ब्रेन तक जाता है ब्लड, जिसकी वजह से आपको ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। जैसे कन्फ्यूज़न रहती है, जब पेशेंट लिखता कुछ और है, बट उसको स्पेलिंग्स जो है याद ही नहीं रहते, एक अक्षर लिखेगा और उसके बाद के अक्षर सारे भूल जाता है। नींद में रहता है, बेहोशी की हालत में रहता है, चक्कर भी आते हैं, इसकी वजह से दौरे भी पड़ सकते हैं, या फिर पेशेंट जो लास्ट स्टेज में कई बार कोमा में भी चला जाता है। इसकी वजह से लास्ट में जब बहुत ज़्यादा जो एडवांस स्टेज है उसमें जो है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से आपको स्किन पे जो है नील पड़े हुए जैसे नील पड़ जाते हैं, ब्लू ब्लू कलर के धब्बे नज़र आते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि प्लेटलेट्स जो होते हैं ब्लड में, नॉर्मली प्लेटलेट्स जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, उसकी काम पे असर पड़ता है। जिसकी प्लेटलेट मैंने अब तक क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉट नहीं होता और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ये प्लेटलेट की वजह से होता है। बॉडी की इम्यूनिटी, जो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि एक तो टॉक्सिन्स ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, पूरी बॉडी में जो है न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता, इसकी वजह सिर्फ किडनी ही नहीं बाकी ऑर्गन्स के अफेक्ट होने की वजह से भी जो है सिम्टम आते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहला लक्षण जो रहता है वो तो आपको सूजन रहता है, स्वेलिंग धीरे धीरे आपके
एंकल्स पे होती है, लेग्स पे होती है, हाथों पर होती है, आँखों के आसपास, और धीरे धीरे करके फिर ये पेट, चेस्ट में या हार्ट के आसपास भी हो जाती है। और एक तो पेशाब पेशाब जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में आना शुरू हो जाता है, एक बार में खुल के नहीं आता, बार बार जाना पड़ता है। किसी को पेशाब में झाग आता है, पेशाब में खून आता है, पेशाब में पस आती है, पेशाब का कलर चेंज होता है। ये डिपेंड करता है आपके कारण के ऊपर कि किस कारण से आपको किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद जो लक्षण आता है वो होता है कि उल्टी आने का मन करता है, उल्टी आती है, मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, दिन में भी ऐसा होता है, पर मॉर्निंग में जो है ज़्यादा होता है। पेट में जो है भारीपन रहता है, वो इसलिए क्योंकि आपका खाना जो है वो काफ़ी लंबे समय तक पेट में ही पड़ा रहता है। डाइजेशन प्रॉब्लम की वजह से पेट में भारीपन लगता है, किसी को पेट में दर्द होता है, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि खाया पिया जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है, तो थकावट रहेगी। सांस चढ़ता है क्योंकि पानी जो है धीरे धीरे बॉडी में रुकना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस चढ़ता है, और छाती में पानी भरने की वजह से भी ऐसा होता है। जोड़ों में कमज़ोरी आ जाती है, तो जोड़ों में विटामिन डी कैल्शियम कम हो जाता है, तो इसलिए जो है जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, झंझनाहट होना, सुन्न होना, ये सब लक्षण जो है टॉक्सिन जो है बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी वजह से होता है। बाकी जिनको बीपी पहले से है उनको तो बीपी ज़्यादा है ही, और जिनको बाद में किडनी की प्रॉब्लम होने की वजह से बीपी हुआ है, बीपी ज़्यादा होगा, शुगर ज़्यादा होगा। एनीमिया क्योंकि खून की कमी होने की वजह से चेहरे का रंग थोड़ा सा पीला पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि खून जो है धीरे धीरे करके कम हो जाता है आपका। खारिश खारिश होती है क्योंकि टॉक्सिन जो है वो ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं, प्रॉपर से आपकी बॉडी क्लीनिंग नहीं होती, तो पेशेंट में खारिश होती है। और दूसरा पानी की कमी की वजह से, क्योंकि बाद में जो है धीरे धीरे करके पेशेंट का पानी कम कर देते हैं, और उसकी वजह से भी खारिश होती है। लास्ट स्टेज में थोड़ी ज़्यादा खारिश होती है, स्टार्टिंग में थोड़ा कम होती है। और दर्द आपको किडनी में भी हो सकता है, नीचे पेशाब वाली जगह पे भी हो सकता है, पेट के निचले हिस्से में हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके कारण पे, किस कारण से आपको क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है। जैसे अगर किडनी में स्टोन है, सिस्ट है, तो पेन अलग जगह होगा। अगर पेशाब की थैली में स्टोन है या रिफ्लक्स जैसे पेशाब में कोई इन्फेक्शन है निचले हिस्से में, या तो आपको अलग जगह दर्द होगा। तो डिपेंड करता है आपके कारण के ऊपर। अब इसमें हम क्या टेस्ट करवा सकते हैं जिससे हमें पता चले। इसमें देखो, पहले मैंने बताया था कि पता नहीं चलता, बाई चांस पेशेंट कोई अल्ट्रासाउंड करवाता है या सीटी स्कैन करवाता है, कोई एक्सरे करवाता है, तो उसमें आ जाता है कोई स्टोन है, सिस्ट है, कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस है, या फिर अगर फैमिली हिस्ट्री में है तो फिर रूटीनली टेस्ट आपको करवाना चाहिए फैमिली हिस्ट्री में, क्योंकि पता होता है कि हमारी फैमिली में प्रॉब्लम थी तो हमें भी हो सकती है, तो रूटीनली टेस्ट आप करवा सकते हो। और अगर आप RFT करवाते हैं तो अर्ली स्टेज में आता नहीं, उसमें GFR आप करवा सकते हैं, या पेशाब का टेस्ट आप करवा सकते हैं, पेशाब सिंपल रूटीन करवा सकते हैं, 24 घंटे का पेशाब का प्रोटीन टेस्ट करवा सकते हैं, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया करवा सकते हैं। इसके बाद फिर CBC है, RFT तो है ही है, LFT है, लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि जिस पेशेंट के पेशाब में प्रोटीन निकलता है, जैसे मैं बताया था नेफ्रोटिक सिंड्रोम में या प्रोटीन यूरिया में, उसमें जो है पेशेंट का जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, किडनी में मोस्टली होता है पेशेंट्स में, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने से ब्लॉकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल से अगर ज़्यादा आएगा कोलेस्ट्रॉल तो आपको डाइट जो है उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है पेशेंट में, सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है, विटामिन डी बहुत कम हो जाता है, कैल्शियम बहुत कम हो जाता है। या फिर अगर ब्लड में, जैसे अगर ब्लड वेसल में कोई ब्लॉकेज है तो आप रीनल आर्ट्रियोग्राफी या वीनोग्राफी भी करवा सकते हैं। बाकी कैंसर है और कुछ, तो उसके लिए CT स्कैन, MRI भी आप करवा सकते हैं। या फिर अगर कोई पेशाब की नली में ब्लॉकेज है, कोई स्ट्रिक्चर है, तो आप IVP या IVU करवा सकते हैं, इंट्रावीनस यूरोग्राफी, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। बाकी इम्यूनोलॉजी के टेस्ट करवा सकते हैं आप, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कि आपकी ही बॉडी की जो इम्यूनिटी है, मतलब आपकी ही बॉडी की जो इम्यूनोग्लोबिन्स है, जो एंटीबॉडीज़ है, वही फिल्टर के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है, तो आप ये वाला टेस्ट भी करवा सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा सा एंड स्टेज रीनल डिजीज, एंड स्टेज रीनल फेलियर यानी कि ESRF। क्रॉनिक किडनी डिजीज को एंड स्टेज रीनल फेलियर तब कहा जाता है जब आपका GFR
सिर्फ 5 ml पर मिनट रह जाता है, मतलब आपकी किडनी सिर्फ 5% ही काम करती है, तो उसको एंड स्टेज रीनल डिसीज कहा जाता है। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट जो है इतना ज़्यादा इल हो जाता है और खून की कमी हो जाती है, इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि बॉडी पानी और नमक को भी इसमें रोक कर नहीं रखती। मतलब जो पहले किडनी प्रॉब्लम की वजह से पानी और नमक शरीर में रुका था, अब वो भी नहीं रुकेगा, वो भी शरीर से बाहर निकल जाता है। और पेशेंट जो है ज़ोर ज़ोर की और गहरा सांस लेना शुरू करता है, बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथिंग करता है, जब जाके उसको आराम पड़ता है। अदरवाइज इससे भी उसको जो है रिलैक्स नहीं होता है। भूख जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। उल्टी जो है 24 घंटे उल्टी आने का मन करता रहेगा और पेशेंट जो है बिल्कुल भी खाना तो दूर लिक्विड भी नहीं ले पाएगा, कुछ भी नहीं ले पाता है। हिचकियाँ आनी शुरू हो जाती है जोर जोर के, हर मिनट बाद हिचकियाँ आ रही हैं उसको। खारिश जो है पूरे शरीर में होना स्टार्ट हो जाती है, मांसपेशियाँ, पूरा शरीर जो है एकदम सुन्न होने लगता है। पेशेंट जो है बेहोशी की हालत में रहता है और कोमा में चला जाता है। अब इसका जो मैनेजमेंट वो डिपेंड करता है, किडनी का जो मैनेजमेंट है वो डिपेंड करता है कि किस कारण की वजह से आपको किडनी प्रॉब्लम हुई है। कारण के हिसाब से ही आपका जो ट्रीटमेंट रहेगा, जो प्रिकॉशंस रहेगी, कारण के हिसाब से ही रहता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। बट जो कॉमन होता है वो रहता है बीपी, क्योंकि आपकी जब डॉक्टर हिस्ट्री लेता है तो उस हिसाब से कुछ आइडिया हो जाता है, तो उसके हिसाब से आपका जैसे एक तो बीपी मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम है, ये हर पेशेंट में होती ही है। और शुगर जो है, वैसे तो नॉर्मली जो किडनी प्रॉब्लम जब होती है, शुगर ऑटोमेटिक ही आपकी जो है नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाती है। फिर भी कुछ पेशेंट्स में अगर ऐसा नहीं होता तो आप उसको मैनेज करना पड़ेगा, उसको नॉर्मल करना पड़ेगा। और दूसरा नमक जो है, नमक का, क्योंकि अगर नमक बॉडी में ज़्यादा है तो नमक के इनटेक को बैलेंस करना पड़ेगा। पानी अगर शरीर में ज़्यादा है तो पानी के इनटेक को बैलेंस करने पड़ेगा। अगर कोई इन्फेक्शन है बॉडी में तो उस इन्फेक्शन को जो है क्योर करना पड़ेगा, ताकि जो है फर्दर जो है आपका इन्फेक्शन फर्दर आपके किडनी को डैमेज ना करे। प्रोटीन जो है, प्रोटीन डाइट को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यूरिया, क्रेटिनाइन, यूरिक एसिड, ये तीनों ही प्रोटीन की, मतलब जो आप प्रोटीन खाते हैं उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट निकलता है उसको यूरिक क्रेटिनाइन, यूरिक एसिड कहा जाता है। तो इसीलिए प्रोटीन डाइट को बैलेंस किया जाता है। किडनी पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली ज़्यादा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए भी आपको डाइट उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। ऑयली फ्राइड जो है बंद करना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कोई स्टोन है या कोई यूरिन में स्ट्रिक्चर है जिसकी वजह से गुर्दों में पानी भर रहा है, या जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, कोई मेडिसन्स है, कोई ड्रग्स आप लेते हैं जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो रही है, तो उसके हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा, बंद करनी पड़ेगी वो मेडिसन्स। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, एग्जैक्ट जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है। अगर जल्दी से आपको पता चल जाए कि किस कारण से आपको किडनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको रोक सकते हैं, इवन तक ठीक भी कर सकते हैं कुछ केसेस में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।